एक महिला का देवर केरल में रहकर नौकरी करता था, वहीं से पैसे भेजता था और घर परिवार का खर्चा चलता था। देवरानी घर पर रहती थी और पूरे परिवार के साथ रहती थी, साथ में 2 बच्चे भी उसके रहते थे। लेकिन देवरानी के कमरे से कभी कभी अजीब तरह की आवाजें आती थी और यही बात जेठानी को परेशान करती थी। एक दिन जेठानी ने अपने पति से कहा कि देवरानी के कमरे से कुछ अजीब तरह की आवाजें आती हैं, हमें देखना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे क्या उसके साथ कोई होता है और वो उसके साथ कुछ गलत करती है। जैसे ही जेठानी ने देवरानी की बात अपने पति से कही तो पति कहता है कि इतने दिन को शादी हो गई है और शादी के आज तक भी इसके बारे में कभी कोई गलत बात सुनने को मिली नहीं है, तुम इस पर क्यों शक करती हो, क्यों घर का माहौल खराब करने पर लगी हुई हो। जैसे जेठानी को यह बात कही जाती है देवरानी के बारे में, उसके बाद बात देवरानी तक आखिरकार पहुंची जाती है और घर में एक तरह से तांडव मच जाता है। देवरानी साफ साफ कहा कि मैं इस माहौल में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, जहां पर उस पर शक होता है वो अपने बच्चों को शहर लेके जाएगी, वहीं पर अच्छे से पढ़ाएगी लिखाएगी और कामयाब इंसान बनाएगी। इस तरह से कह करके देवरानी शहर चली जाती है, लेकिन शहर जाने के कुछ दिन के बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है, वो मर जाता है। इधर तो उसके पति का कत्ल हो जाता है, उधर वो जाती है कोर्ट में और जाकर शादी कर लेती है और शादी के बाद वो आराम से सुहागरात मनाती है। लेकिन पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जब पुलिस वाले जोड़ते हैं तो उन्हें भी हैरानी हो रही थी और ये घटनाक्रम जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये महिला इस तरह का काम क्यों किया, जबकि ये आराम से घर से चुपचाप जा सकती थी। पति को मारने की क्या जरूरत थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी की। जिला मैनपुरी का एक कस्बा है बिचवा और इसी कस्बे का एक गांव लगता है सुन्नामई। दरअसल यहां का रहने वाला एक व्यक्ति सुशील होता है और उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली में जाते हैं और राधा देवी कहती है कि जो मेरा देवर है जिसका नाम समीर कुमार है, जो कि 31 मार्च 2025 को घर से अचानक से लापता हो गया था, उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमने हर जगह उससे बातचीत करने की कोशिश की, उसका नंबर बंद आ रहा है, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस घटना के यानी कि 7 दिन के बाद यानी कि 7 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी मीरा भी घर से अचानक से लापता हो जाती है। उसको भी हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन ना मीरा का कुछ पता चल रहा है, ना ही समीर का कुछ पता चल रहा है। पुलिस वालों ने इस तहरीर को लिया और तहरीर को लेने के बाद एक गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर लिया और कुछ जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसके बारे में यानी कि समीर के बारे में कुछ जानकारी। वो कहते हैं कि समीर केरल में रह के नौकरी करता था और इसी बार वो होली पर आया था। हर बार आता था, आराम से चला जाया करता था, कोई फसाद नहीं, कुछ नहीं, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वो कहां है कुछ पता नहीं। होली पर आया था और उसके बाद फिर यहां रुका और अचानक से गायब हो गया। जैसे ही बातचीत चलती है उसके बाद फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। जो पत्नी होती है मीरा, साथ ही उसका पति होता है समीर कुमार, दोनों के नंबर को कॉल डिटेल निकलवाई जाती है सीडीआर, और सीडीआर निकलवाने के बाद उनके नंबरों को देखा जाता है कि आखिरकार वो कहां थे, उनकी लोकेशन कहां थी, किस किस से बातें करते थे। जो इनकी लोकेशन पाई जाती है दोनों की एक साथ, जिस दिन वो गायब होता है तो ये हाथरस के पास एक सिकंदरा राव जगह है, वहां पर पाई जाती है। लेकिन जब इसकी पत्नी मीरा से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो मीरा का नंबर बंद था, स्विच ऑफ था और स्विच ऑफ होने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस वालों ने एक बार फिर से उस सीडीआर को बड़ी बारीकी से खंगालने की कोशिश की और बारीकी से खंगालते खंगालते पता चलता है कि एक नाम रिंकू चौहान, जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। परिवार वालों से ये पूछा जाता है कि ये रिंकू चौहान कौन है, इससे ये बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि रिंकू चौहान उत्तर प्रदेश के जिला एटा का एक थाना लगता है बागबाला, और बागबाला का एक इलाका है, गांव लगता है लोहा बादशाहपुर, यहां का रहने वाला होता है रिंकू चौहान। रिंकू चौहान के बारे में और मीरा के बारे में जब बातचीत की जाती है तो सिर्फ देवरानी के बारे में जेठानी बताती है कि जब जब उसका पति बाहर रहता था तो कई कई दिनों के लिए ये रिंकू चौहान अक्सर घर पे आ जाया करता था। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो ये बताता है कि वो उसकी मौसी की लड़की है और ये मीरा बताती थी कि ये उसकी मौसी का लड़का है, ये बहन भाई हैं और अपनी बहन से मिलने के लिए आ जाता है। परिवार वालों ने इस रिश्ते पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, कोई शक नहीं किया, किसी को शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। जिस तरह से रहते थे उससे लगता था कि बिल्कुल जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन पुलिस वालों ने अब इस रिंकू को जब तलाश करना शुरू किया है तो रिंकू के बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था। 11 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज होती है और 25 अप्रैल 2025 को आखिरकार रिंकू के बारे में सूचना मिल जाती है। रिंकू के घर का जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो सामने से एक महिला निकल के आती है और वो महिला कोई और नहीं होती बल्कि मीरा होती है। मीरा की मांग में एक सिंदूर भरा हुआ था, जबकि उसके जो पति है वो गायब है और वो इस रिंकू चौहान के घर में क्या कर रही थी, यही एक सवाल था। अब इन दोनों को बैठाया जाता है, इन दोनों से बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद इन दोनों ने जब अपनी कहानी सुनाई तो उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। जब इसका पति मीरा का केरल में रहकर नौकरी कर रहा था, घर में 2 बच्चे होते हैं, घर में जो भी काम होता था, काम को करने के बाद अब उसके पास बिल्कुल खाली होती थी, अब कुछ ज्यादा काम नहीं होता था, इसलिए वो मोबाइल पर वो पन्ने दर पन्ने पलटती रहती थी, कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर। उसने भी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी बनाई हुई थी। 2 बच्चों की वो माँ
इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद कुछ ना कुछ वो अपडेट करती थी और इस अपडेट को अक्सर रिंकू चौहान लाइक करता था, कमेंट करता था और इन दोनों की बातचीत का सिलसिला यहां से शुरू हो जाता है। चैटिंग होती है और चैटिंग के दौरान ही ये दोस्त बन जाते हैं। जब इससे कहा जाता है कि मेरा जो रिंकू चौहान इस मीरा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुमसे बातचीत करना चाहता हूं, तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता हूं, इस तरह की बातें जब मीरा से कही जाती थी तो मीरा कहती थी कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका पति है, इसलिए इस जिंदगी में, इस लाइफ में तो ये कुछ भी नहीं हो पाएगा और इसके लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जब इस तरह की बातें मीरा ने रिंकू से कही तो रिंकू ने कहा तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तो वैसे ही बाहर रहता है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं तो कैसा रहेगा। शादी की बात आती है तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार रिंकू इस तरह की बातें कैसे कर रहा है। ये घर से बहाने से निकलती है, सीधा रिंकू के पास पहुंचती है। रिंकू के पास जाने के बाद ये मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते ही शादी कर लेते हैं। ये लगभग 1 साल पुरानी ये बात है। शादी कर लेते हैं आराम से। ये कुछ इस तरह से रहते हैं, जब कभी भी इसका मन करता था घर आने का तो वो घर आ जाया करता था, लेकिन भाई बन के घर आता था और रहता था उसका पति बनकर घर में, क्योंकि उसने मंदिर में उससे शादी कर ली थी। अब घर में से अजीब तरह की आवाजें आती थी। जेठानी को ये बातें पसंद नहीं थी कि उसे लगता था कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन जेठानी की बात पर किसी ने भी कोई यकीन नहीं किया। और जब इस बात का मीरा को पता चल जाता है तो मीरा ने अपने घर में ही ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया कि वो अब यहां किसी भी कीमत पर नहीं रहेगी। यानी कि उसने बिछवा का जो गांव था सुन्नामई, उसे छोड़ दिया और उसे छोड़ने के बाद सदर कोतवाली क्षेत्र का मोहल्ला बंशी बोहरा एक जगह लगती है, बंशी मोहरा, वहां पर जाकर किराए का मकान लेते हैं और किराए का मकान लेने के बाद आराम से रहने लगते हैं। अब यहां देवरानी है, 2 बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। जो उसका पति है समीर कुमार, वो केरल में रहकर आराम से नौकरी कर रहा है। अब समीर कुमार की गैर मौजूदगी में अब उसको कोई रोकथाम नहीं थी। रिंकू जब मन करता था तब आता था, तब जाता था, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये मार्च का महीना आता है, होली का त्योहार जब करीब था, तभी इसी बीच में समीर अपना सारा सामान बांधकर केरल से घर वापस आ जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने दोनों बच्चों से तुमसे बहुत दूर रहता हूं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब कभी वापस नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी करना हो, यहीं पर रह के काम करेंगे मैनपुरी में और आराम से बच्चों के साथ तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा। जब ये बात मीरा को पता चलती है तो उससे बड़ा अखरता है, परेशानी होती है और उससे ज्यादा परेशानी होती है रिंकू को। रिंकू कहता है कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं जाएगा। तभी वो दोनों कहते हैं कि अब करें तो क्या करें। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और प्रेमिका और प्रेमी आपस में मिल नहीं पा रहे थे और इन्होंने इसी बात को देखते हुए एक प्लान बनाया। फुल स्क्रिप्टेड प्लान था कि कत्ल करना है और कत्ल भी ऐसा करना है कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब इसके लिए 30 मार्च 2025 को बेबर के गांव नगरिया में एक शादी समारोह था। अब यहां पर समीर और उसकी पत्नी मीरा दोनों शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं और मीरा अपने पति समीर से कहती है, जब उस शादी से निकलते हैं 31 मार्च 2025 को, वो कहती है कि क्यों ना हम अपने घर में एक फ्रीज रख लें और साथ ही एक टीवी रख लें। अगर टीवी और फ्रीज आएगा तो ये बहुत सही रहेगा, लेकिन इसके लिए कहां से लेना है। तो उसने कहा कि मेरा एक भाई है मौसी का लड़का, क्यों ना हम वहां से ले लें। जब मौसी के लड़के की बात आती है, रिंकू की बात आती है, तो रिंकू के साथ में एक और लड़का होता है, नीलेश जिसका नाम होता है, वहां जाते हैं, बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। जब आता है इसका फ्रीज का और टीवी खरीदने का नंबर आता है तो वो कहते हैं कि अभी चलेंगे, बात पहले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो बियर की बोतलों का इंतजाम किया जाता है, आराम से बैठकर तसल्ली से शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद, बियर पीने के बाद जब बहुत फुल टोस नशा हो जाता है तो वहीं पास में से एक भारी वस्तु, पत्थर जैसी या ईंट जैसी कोई चीज लेते हैं। उसके बाद समीर को बेइंतहा मारा जाता है। जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक उसको मारते रहते हैं। मर जाता है। यहां से ये एटा में इसकी हत्या करते हैं। एटा से एक दूसरा जिला लगता है हाथरस। हाथरस का एक इलाका है सिकंदरा राव, और सिकंदरा राव एटा राजमार्ग पर गांव टोरी लगता है, वहां पर सड़क के किनारे उस लाश को फेंक देते हैं और लाश फेंक के आराम से चले जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। पत्नी घर आ जाती है। पत्नी से यानी कि मीरा से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति समीर कहाँ है। वो कहती है मुझे तो उनका कुछ पता नहीं, वो तो कह रहे थे कि मैं घर आ जाऊंगा। वो घर नहीं आता है और उधर जो रिंकू है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने हाथरस की सिकंदराराव पुलिस से संपर्क किया और पता चलता है कि यहां पर एक लाश मिली थी 1 अप्रैल 2025 को। उसके शरीर के अलग हिस्सों पे चोट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्या सड़क हादसा हो चुका है और इसलिए हमने उसकी लाश को लगभग पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे तक इंतजार किया ताकि कोई क्लेम करे, कोई आकर हमसे बातचीत करे, हम इस लाश के बारे में बताएं। लेकिन किसी ने कोई क्लेम नहीं किया, इसलिए पुलिस ने 72 घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर तो अंतिम संस्कार हो जाता है। पत्नी 7 तारीख को घर से चुपचाप निकल जाती है और घर से निकलने के बाद फिर 15
अप्रैल 2025 को ये कोर्ट जाते हैं, मैनपुरी की कोर्ट में जाकर दोनों शादी करते हैं और ये कोर्ट मैरिज करने के बाद आराम से पति और पत्नी रहते हैं, ठीक वैसे ही रहते हैं। जब ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद ये भी बताती है कि अब से लगभग 1-1.5 साल पहले ये मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद शादी कर लेते हैं। इस शादी का मंदिर वाली का किसी को पता नहीं था और जो 15 अप्रैल 2025 को शादी होती है वो पुलिस की जांच का हिस्सा बन जाता है। पुलिस की जांच में ये पता चल जाता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, जो सहयोगी था उसको भी गिरफ्तार करने के बाद उसको भी जेल भेजा जाएगा। अब ये जो प्रेमी है वो भी जेल चला गया है और प्रेमिका है वो भी जेल चली गई है। पति की मौत हो चुकी है, साथ ही जो 2 बच्चे हैं उनकी परवरिश का जिम्मा बुजुर्ग माँ बाप पे आ चुका है। और परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है कि समीर की तो जिस रात वो गायब होता है उसी रात ही बहुत निर्मम तरीके से बेदर्दी से उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो घर वालों का, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब इससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो आराम से घर से भाग जाती, कुछ भी कर सकती थी, तुम्हें ऐसा क्यों किया, तब वो चुप्पी साध जाती है। इधर तो जब ये इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शादीशुदा महिला भी 2 बच्चों की मां आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते ये भी बताना है कि जिस तरह से जेठानी ने शुरुआत से ही इस महिला पर शक किया था, काश घर के सभी लोगों ने उस महिला के बारे में अगर तस्दीक की होती, जानकारी जुटाई होती, तो एक तरफ पति की लाश ना सड़ रही होती, उसके लिए पुलिस वाले इंतजार ना कर रहे होते और दूसरी तरफ वो अपने एक नई जिंदगी में सुहागन बनकर और जिस तरह से स्वागत मनाती है और उसके साथ ऐसा जब पुलिस वालों के सामने खड़ी होती है तो वो ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे कि उसने कुछ बड़ा काम किया ही नहीं है, जबकि उसने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया और 2 बच्चों की जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जाते जाते ये सीतापुर के दीपक सिंह हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें ओमकार राजपूत हैं, रमन कुमार, अभिषेक राठौर, अरविंद यादव महाराजगंज से, अमित यादव बहराइच से, विशाल महतो बिहार से, जगदीश जमशेदपुर से, अरुण कुमार, नाजिम खान रायपुर से, बंटी बघेल अलीगढ़ से, गाजीपुर से प्रतीक कुमार, छत्तीसगढ़ से अश्वनी निराला, बहराइच से सलमान अंसारी, नेपाल से अबुल हुसैन, सहारनपुर से सुहेल मलिक, वाराणसी से पंकज दुबे, सरिता यादव, हेमलता चौहान कानपुर से, राशिद खान कन्नौज से, गोपाल सिंह उत्तराखंड से, इरफान अंसारी दिल्ली से, विनोद कुमार सिवान से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।